फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटेशन का। टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 kg ईच आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दो बॉल्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स हैं, ठीक है। दो बॉल्स कुछ ऐसे बना लेते हैं और उनका मास दिया 10 kg, ठीक है। ये बॉल भी कितनी है आपकी 10 kg की, और ये जो दूसरी बॉल है उसका भी मास कितना दिया आपको 10 kg, ठीक है। आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो सेपरेशन दिया है आपको वो दिया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी वो डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा F, उसका फॉर्मूला होता है G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 मासेज होते हैं और r उनके बीच का सेपरेशन होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, G को G रहने देते हैं। m1 कितना दिया है 10 kg, m2 भी कितना दिया है 10 kg। G की वैल्यू भी चलो पुट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। r स्क्वायर, r है 10 सेंटीमीटर, मीटर्स में पुट करेंगे तो ये जाएगा 0.1, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 0.01, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10⁻, तो ये 10 इंटू 10 100 ये, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर और 100 बन जाएगा, यानी 10⁻4 बन जाएगा ये टोटल, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना लगा, तो जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल बी 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इतने फोर्स से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 4 particles having mass m, 2m, 3m and 4m are placed at the corner at the four corners of a square of edge A, ठीक है। 4 पार्टिकल हैं m, 2m, 3m और 4m, और उनको स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी एज दी है आपको a, उसके कॉर्नर्स पर रखें, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। मान लीजिए स्क्वायर है और इसके कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। एक है m, दूसरा जो पार्टिकल है वो है 2m, तीसरा जो पार्टिकल है वो है 3m, और ये जो चौथा पार्टिकल है वो है आपका 4m, ठीक है। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दी आपको a, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस एट द सेंटर। इसके सेंटर पे एक और पार्टिकल रखा गया है जिसका मास दिया आपको स्मॉल m, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। क्लियर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस m पे हम हर पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालेंगे, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। तो इस m की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, कितना होगा F1 कह देते हैं इसको। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो F1 होगा आपका G m1 m2 दोनों मास m m है तो gm स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस वो होती है a/√2, ठीक है। ये a है, ये वाली भी क्या होगी a, तो ये टोटल डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा a√2, उसका हाफ करेंगे तो a/√2, ठीक है। तो a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a²/2, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ये होगा F1, ठीक है। इस 2m की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इसको F2 बोलें अगर, तो F2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो F2 आ जाएगा आपका G, एक m1 है m, एक m2 है 2m, तो G इंटू 2m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस तो वही है a²/2, ठीक है। तो ये टोटल आ गया आपका 4gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर 3m की वजह से फोर्स देखें तो ये इस तरफ लग रहा होगा F3, ठीक है। तो F3 कितना हो जाएगा, तो F3 हो जाएगा आपका, आप कैलकुलेट खुद करोगे तो वो आ जाएगा आपका 6 टाइम्स 6gm स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो उसको। और इसकी वजह से जो 4m की वजह से जो फोर्स लगेगा, अगर उसको F4 बोलें तो जो F4 आएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ F4, तो वो आ जाएगा 8 टाइम्स 8gm स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा, इनका वेक्टर सम कितना होगा, ठीक है। तो F1 F3 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और F2 जो है वो F4 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। F1 F3 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, F1 है 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, F3 है 6, ठीक है। तो F1 में से F3 में से F1 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, तो इसको ढंग से देखो आप, तो वो फोर्स जो बचेगा वो इस तरफ बचेगा, कितना होगा वो, तो वो हो जाएगा 6 में से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स gm स्क्वायर ओवर a स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, F4 और F2 को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो F4 में से F2 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, F4 है 8 टाइम्स और F2 है 4 टाइम्स, तो माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 4 बचेगा और वो इस तरफ आएगा, G4 GM स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है ये है F4 और F2 का, ये जो रिजल्टेंट है वो है F1 और F3 का। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट कितना होगा, तो फाइनल रिजल्टेंट एग्जैक्टली इनके मिड से निकलेगा क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, और फाइनल जो नेट रिजल्टेंट आएगा F नेट, ये 4 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है, ये भी 4 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा 4√2 GM स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। ठीक है, तो नेट जो फोर्स आने वाला है अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो वो इस तरफ होगा, और कितना होगा, वो हो जाएगा 4√2 GM स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 3 इक्वल मासेज स्मॉल m आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। ठीक है, 3 मासेज हैं स्मॉल m। ठीक है, तो तीनों कॉर्नर्स पे स्मॉल m मास के पार्टिकल रखे हुए हैं, तो एक स्मॉल m का वो था, एक ये स्मॉल m, एक ये है, और एक इस कॉर्नर पे स्मॉल m मास का पार्टिकल। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन अनदर पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, एक और अनदर पार्टिकल स्मॉल m मास का, उस पर फोर्स पूछा है। ठीक है, और वो स्मॉल m का कहाँ रखा हुआ है, तो वो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन करना है, एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, एक पार्ट आपको कर लेना है। ठीक है, तो एट द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट पे, मान लिया वो यहाँ रखा हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स पूछा है, तो बहुत सिंपल है, इस m की वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इस m की वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। ठीक है, इस m की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस m की वजह से जो इस m पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और इस m की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो नेट फोर्स लगेगा बस ये वाला फोर्स होगा, और ये होगा कितना, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ये लेंथ कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है तो ये होती है A√3/2, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हो जाएगा Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, तो Gm1 भी m है, m2 भी m है, अपॉन डिस्टेंस जो है वो है A√3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाने वाला है, ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4GM स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, इतना नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एट द सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, सेंटर में अगर रखा है तो सेंटर में अगर m मास का पार्टिकल रखा है तो ये खींचेगा इसको इस तरफ, ये खींचेगा इस तरफ, और ये खींचेगा इस तरफ, अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे इक्वल फोर्सेज हैं, 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं। ठीक है, किसी एक मास पे इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे लग रहे हैं, 120 120 120 डिग्री। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास कैपिटल M एंड रेडियस A। ठीक है, तीन यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, तीनों का मास दिया कैपिटल M, ये भी कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है, और ये भी कैपिटल M है। ठीक है, और तीनों की जो रेडियस दी है वो दी है आपको स्मॉल है, ये जो रेडियस दी है वो कितनी दी है आपको, स्मॉल है। ठीक है, आर केप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेज द अदर टू। ठीक है, हर एक स्फीयर बाकी बचे हुए दोनों स्फीयर को टच कर रहा है, कुछ इस तरह से ही अरेंज किए गए। ये वाला जो है वो इन दोनों को टच कर रहा है, ये वाला जो है वो इन दोनों को टच कर रहा है, ये वाला जो है वो इन दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, तो पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर्स ड्यू टू द अदर टू। ठीक, किसी एक स्फीयर पे बाकी दो की वजह से नेट कितना फोर्स लगेगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है काफ़ी है। तो जैसे मान लिया मैं इस पर कैलकुलेट करता हूँ, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस वाले स्फीयर पे लग रहा होगा, इस वाले स्फीयर की वजह से लग रहा होगा इस तरफ, और इस वाले स्फीयर की वजह से लग रहा होगा इस तरफ। ठीक है, और अगर आप इन तीनों स्फीयर्स के सेंटर्स को मिलाओगे आपस में तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होगी वो होगी 2a। ठीक है, और ये जो एंगल होगा इनके बीच में ये कितना हो जाएगा, सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वजह से भी फोर्स कितना लगेगा, F, और इसकी वजह से भी फोर्स कितना लगेगा, F। ठीक है, जो ये स्फीयर है इस स्फीयर की वजह से भी इस स्फीयर को कितना फोर्स लगेगा, F, और इस स्फीयर की वजह से भी कितना फोर्स लगेगा, F। इक्वल फोर्स लगेंगे, इक्वल इसलिए लगेंगे क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम है,
2 है, और इसके बीच में भी कितनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 है, इसके बीच में भी कितनी है 2 है, और मासेज भी सेम है। यहाँ पे भी मास क्या है, कैपिटल एम, और ये वाला ही मास क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, तो ये एफ होगा कितना वो फाइंड करते हैं। तो जो एफ की वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो वो है 2a का स्क्वायर। तो एफ जो फोर्स आ गया किन्हीं भी दो स्फीयर्स के बीच में, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स, तो ये भी एफ है ये भी एफ है, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 होता है हाफ, तो कॉस 60 की वैल्यू जब आप हाफ फुट करोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर यानी 3 टाइम्स एफ स्क्वायर। तो नेट जो फोर्स आ रहा है वो आ गया आपका अंडर रूट 3 टाइम्स एफ। ठीक है, तो किसी एक स्फीयर पे बाकी दो स्फीयर्स की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो आ जाएगा आपका रूट 3 टाइम्स एफ, कितना है एफ है आपका जी एम स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास कैपिटल एम मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं जिनका मास दिया वो कैपिटल एम, तो एक ये है कैपिटल एम, एक यहाँ होगा कैपिटल एम, एक कहीं यहाँ होगा कैपिटल एम, और एक कहीं यहाँ होगा कैपिटल एम। ठीक है, और एक सर्कल में ये मूव कर रहे हैं। ये जो सर्कल मैंने बनाया है एक्चुअल में ऐसा कोई सर्कल नहीं है। ठीक है, ये तो जस्ट पाथ रिप्रेजेंट किया है कि ये जो है वो ऐसे मूव कर रहा होगा इस तरफ, ये इस तरफ मूव कर रहा होगा, ये इस तरफ मूव कर रहा होगा, और ये इस तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो चारों मूव कर रहे हैं जिस सर्कल में, उस सर्कल की रेडियस दी है आपको आर। ठीक है, तो अगर मैं ये सेंटर बनाऊँ तो ये जो डिस्टेंस होगी वो दी आपको आर। ठीक है, और मूव जो कर रहे हैं ढंग से पढ़ लेते हैं इसको। 4 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस कैपिटल एम मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा ये पार्टिकल, मान लिया एम मास का पार्टिकल है, वी की स्पीड से मूव कर रहा है, तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो अंदर की तरफ इनका जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उससे बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से ये चारों पार्टिकल कैसे मूव कर पा रहे हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इन तीनों का म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इन तीनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ओवरऑल वो इस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। सेम केस इसके लिए जो इस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इन तीनों का जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बैलेंस कर रहा होगा। सेम केस इस पार्टिकल के लिए जो इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बचे हुए रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स की वजह से जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उससे बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो किसी एक पे देख लेते हैं और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। सबकी बराबर ही स्पीड होगी, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो स्पीड भी हर किसी की सेम होगी। तो वो जो स्पीड है v वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि इस पर बाहर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगने वाला रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना बस वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एम की वजह से कितना लग रहा होगा, तो वो इस तरफ लग रहा होगा। इस एम की वजह से किधर लगेगा, तो वो कहीं इस तरफ लगेगा, और इस एम की वजह से कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, एक चीज़ और समझो, अगर हम चारों पार्टिकल्स को मिला दें तो एक स्क्वायर बनाएंगे। ये एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे क्योंकि हर 2 पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो सेम है, सब कुछ यूनिफॉर्म है। ठीक है, और रेडियस अगर इसकी आर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी आर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हो जाएगी r√2। क्लियर, ये डिस्टेंस कितनी होगी r√2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r√2। ठीक है, अब आपको ढंग समझना है, मैं इस कैपिटल एम पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करूंगा। ठीक है, इसकी वजह से कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से कितना लगेगा, और इसकी वजह से कितना लगेगा, और इन तीनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने बनाया कैपिटल एम, और इस पर इस तरफ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये इस पार्टिकल की वजह से। ठीक है, तो वो हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना r√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, इतना ही फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ऑफ मासेस सेम है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा तो ये भी हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा इस तरफ कितना लगेगा, तो ये डिस्टेंस है कितनी, तो ये डिस्टेंस r और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी r, तो r और r ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r। तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा एग्जैक्टली मिड से निकलेगा ये, तो ये हो जाएगा gm² ओवर 2r का स्क्वायर यानी 4r²। क्लियर क्लियर। ये तीनों ये टोटल ये जो मैंने बनाया ये तीनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस बनाए हैं, ठीक है। इस कैपिटल एम पे लग रहे हैं बचे हुए 3 पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, ढंग से देखना है इसको। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना होगा वो, तो वो इसका और इसका रिजल्टेंट, ठीक है। ये दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा gm² ओवर 2r² इंटू √2। क्लियर। और वो लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस ये वाला फोर्स gm² ओवर 4r², ठीक है। तो नेट जो फोर्स आ जाएगा आपका, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा आपका, एक तो बीच में ऑलरेडी कौन सा फोर्स लग रहा है बीच मिड में एकदम, तो वो है आपका gm² अपॉन 4r², ये तो लग ही रहा है, प्लस इन दोनों फोर्सेस का भी रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, एग्जैक्टली उसी लाइन में लगेगा, तो वो कितना आ गया, तो वो आ गया √2 टाइम्स gm² अपॉन 2r², ठीक है। ये है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किससे बैलेंस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mv² अपॉन r, ठीक है। बस v फाइंड कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m कैंसिल आउट, एक r से r और r कैंसिल आउट, तो v² कितना आ गया, तो v² आ गया आपका, कॉमन ले लेते हैं कुछ, gm अपॉन r कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा आपका 1/4 प्लस √2/2। एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो gm अपॉन r ये बाहर आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये बचेगा 1 प्लस 2√2। ये है v², तो v कितना होगा, तो v होगा इस पूरे पे क्या चढ़ा देंगे हम, √, ठीक है। तो किसी भी एक पार्टिकल की आप वेलोसिटी देखोगे तो वो इतनी वेलोसिटी आएगी। क्लियर। 6th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो फाइंड करना है आपको। एट ए पॉइंट 100 किलोमीटर अबव द मून सरफेस, मून की सरफेस मान ले ये है, तो मून की सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे 1000 किलोमीटर मून की सरफेस से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g फाइंड करना है, ठीक है। कुछ वैल्यू गिवन है, मून का मास दिया है, द मास ऑफ द मून का मास दिया है, एंड रेडियस, तो ये रेडियस होगी वो दिया आपको r, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी प्लैनेट की वजह से, तो वो होता है gm ओवर r², ठीक है। r² को ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमें, ये ऐसे लिखना चाहिए gm ओवर r², वो जो फॉर्मूला होता है वो सरफेस पे होता है, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर देनी है, g कितना होता है, g होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास कितना है, तो मून का मास दिया 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, तो हो जाएगी रेडियस प्लस 1000, रेडियस कितनी है 1740 प्लस 1000 करेंगे तो 2740 किलोमीटर है, तो इंटू 10⁻3 करें मीटर, और उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 6.67 इंटू 7.4 तो ये हो गया, डिवाइडेड बाई इसको ऐसे लिख लेते हैं 2.74 का स्क्वायर। अब पावर्स कितनी आएंगी वो देख लेते हैं, इंटू 10⁻, ये है -11, वो है +22, और यहाँ से कितनी आने वाली है ढंग से देखना, ये 3 थी, और जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो ये पावर होगी 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। 10⁻3 10⁻6 है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 क्या आ जाएगी 12, ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी -12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर है, पावर्स देख लेते हैं पहले कितनी आ जाएंगी, -11 +22 -12, तो 12 अगर आप इसको देखोगे तो ये 11 और 12 भी हो जाएगा 23 प्लस 22, तो 10⁻⁻1 आ जाएगी, ठीक है। इधर देख लेते हैं कितना आ जाएगा ये, तो 6.67 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 2.74 डिवाइडेड बाई 2.74 6.57 समथिंग 6.57, तो ये लिख सकते हैं 0.657,
मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। 7th क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg आर केप्ट एट डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं और वो कितने सेपरेशन पर रखे हुए हैं, 1 मीटर। ठीक है, एक है आपका 10 kg का और दूसरा है आपका 20 kg का, और सेपरेशन कितना रखा गया है इनके बीच में, 1 मीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं एज्यूमिंग एंड रिलीज्ड। ठीक है, 1 मीटर सेपरेशन पर रख के दोनों ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाता है। एज्यूमिंग दैट ओनली म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स आर एक्टिंग, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन डिक्रीजेज टू 0.5 मीटर। ठीक है, जब ये मूव करते करते इनके बीच का सेपरेशन कितना रह जाता है, 0.5 मीटर, हाफ मीटर, तब इनकी स्पीड क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो 10 kg वाले की स्पीड मैंने मान लिया है v1, और ये 20 kg वाले की स्पीड क्या मान ली, v2। ये v1 और v2 फाइंड करनी है, कब इनका सेपरेशन कितना रह गया अब, हाफ मीटर। ठीक है, तो इसमें दो अननोन है, एक v1 है एक v2, तो डेफिनेटली दो इक्वेशन बननी चाहिए। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी। एक तो बनेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्सेज लग रहे हैं इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल। क्लियर। इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम था जीरो क्योंकि रेस्ट से रिलीज किए गए हैं। ठीक है, और फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, फाइनल है कितना, तो ये है 10 × v1 पॉजिटिव है और 20 × v2 वाला जो है वो नेगेटिव है। अगर ये वाली डायरेक्शन अगर हम माने पॉजिटिव है तो ये मोमेंटम 10 kg वाले का तो मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा, 20 kg वाले का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × v1 - 20 × v2। क्लियर। एक रिलेशन तो ये बन गया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो ये आ जाएगा 20 v2 = 10 v1, तो ये जाएगा v1 = हो जाएगा 2 × v2। एक रिलेशन तो ये बन गया। ठीक है, दूसरे इक्वेशन क्या बनेगी, तो वो जो ढंग से देखो, जब ये दोनों एक दूसरी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आती जा रही है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी = इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है सिस्टम के पास, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी = क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज कर रही है वो जो आप देख लो, डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल थी g, m1 10 है, m2 20 है अपॉन डिस्टेंस 1। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस g m1 m2 अपॉन r, ये क्या होती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इनिशियल माइनस फाइनल कितनी होगी, तो फाइनल हो जाएगी g m1 10 है, m2 20 अपॉन डिस्टेंस हाफ। क्लियर। = इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो थी, फाइनल जो है बस वही इंक्रीमेंट हुआ है, तो हो जाएगी हाफ 10 × v1 स्क्वायर प्लस हाफ 20 × v2 स्क्वायर। ये हो जाएगी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक माइनस लगाना मैं भूल गया हूँ, माइनस g m1 m2 अपॉन r होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 200 g अपॉन हाफ, तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस ये वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, माइनस 200 g = 5 v1 स्क्वायर। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, 10 v2 स्क्वायर। प्रेफर क्या करो कि कैलकुलेशन आप खुद करो। ठीक है, 400 g - 200 g, तो ये आ जाएगा 200 g = आ जाएगा 5 v1 स्क्वायर प्लस 10 v2 स्क्वायर। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। तो ये क्वेश्चन आ गई v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v2 स्क्वायर = 40, और v1 = क्या है, 2 × v2। अब आप सॉल्व खुद कर सकते हो, v1 की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे तो v2 निकल आएगा, v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2v2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर, ये है = आ गया 40g, भूल गया हूँ मैं यहाँ पे 40g, तो ये 6v2 स्क्वायर = 40g, तो v2 स्क्वायर कितना आ गया, v2 स्क्वायर आ गया 40g अपॉन 6, v2 कितना आ जाएगा, √ टाइम्स, तो ये आ जाएगा 20g/3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर।
V1 कितना आ जाएगा, तो V1 जो है वो 2 टाइम्स V2 है। V1 जो है वो कितना दिया, 2 टाइम्स V2, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स √20g/3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली एक डेरिवेशन है। ए सेमी सर्कुलर वायर ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक है, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी दी है, कैपिटल L, और मास कितना दिया है, कैपिटल M। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे एक स्मॉल m मास का पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछा फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर। इस वायर की वजह से इस पार्टिकल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी वो फाइंड कर लेते हैं। अगर उसको हम आई से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम आई फाइंड करेंगे। एक बार अगर आपको आई मिल गया तो फोर्स तो बहुत सिंपल होता है, फोर्स होता है मास इंटू इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, F इज इक्वल टू M इंटू आई। ठीक है, क्लियर। तो जो स्ट्रेंथ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, जो इंटेंसिटी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो ढंग से देखना आपको कैसे करेंगे। मान लिया ये वाई सेक्टर लाइन है और इस लाइन से हम मान लिया थीटा डिग्री एंगल पे आते हैं। ये एंगल कितना दिया है, थीटा डिग्री, और इस थीटा डिग्री पे आके एक डी थीटा का एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं। एक सेगमेंट कंसीडर किया है, इसकी एंगुलर विड्थ कितनी है, ये जो एंगुलर विड्थ है ये कितनी है, डी थीटा। ठीक है, लाइन अगर बनानी है तो आप लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंगल है, कितना एंगल, ये छोटा सा सेगमेंट लिया है, ये सेगमेंट सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, डी थीटा। ठीक है, रेडियस मान लेते हैं सेमी सर्कुलर वायर की आर है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इस छोटे से सेगमेंट का मास मान लेते हैं डी एम। ठीक है, तो ये डी एम कितना होगा, तो डी एम होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू इट्स लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ है m/l, टोटल मास है m, टोटल लेंथ इसकी है l, मास पर यूनिट लेंथ है m/l, और इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, तो वो है r इंटू डी थीटा। क्लियर, ये मास हो गया इसका dm, और इस dm की वजह से इस पॉइंट पर i कितना होगा, तो जो i होगा उसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। दूसरा कलर बन लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। जो i होगा इसकी वजह से जो वो उसकी डायरेक्शन इसी की तरफ होगी। इस छोटे से सेगमेंट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन भी इसी की तरफ होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होगा कितना, तो उसको नाम दिया डी आई। इसको हम क्या कह देते हैं, डी आई। तो डी आई कितना होगा, तो डी आई हो जाएगा आपका, फॉर्मूला तो वैसे होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम जो है वो डी एम है, मास स्मॉल है डी एम, अपॉन डिस्टेंस स्मॉल कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी आई आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई वो छोटे से पार्टिकल की वजह से, जी एम आर डी थीटा बाई एल इंटू आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका जी एम डी थीटा अपॉन एल आर। ठीक है, अच्छा टोटल कितना होगा उस पॉइंट पे, तो जरा ढंग से देखना। जैसे डी आई आपने यहाँ बनाया है, ठीक है, तो इस डी आई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा एंगल भी थीटा ही मान लेते हैं, डी थीटा बहुत स्मॉल है, तो एक तो कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये हो जाएगा आपका डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये हो जाएगा आपका डी आई साइन थीटा कंपोनेंट। ढंग से देखते जाना है। ठीक है, तो जैसा एलिमेंट इस तरफ है वैसा एलिमेंट आपको यहाँ भी मिलेगा, तो उसकी वजह से भी डी आई इस तरफ होगा, तो उसका एक कंपोनेंट डी आई कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जो ओवरऑल ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ कौन सा बचेगा, डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर। तो जो टोटल ग्रेविटेशन फील्ड होगा आई, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आई कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ मैं कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कॉस थीटा को इंटीग्रेट क्योंकि साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपस में क्या होते जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, और लिमिट थीटा की लिमिट, तो जरा ढंग से देखना, मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँगा तो π/2 हो जाएगा, 0 से π/2। यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 0 है, ये π/2, लेकिन इधर भी रिंग है, तो इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -π/2। ठीक है, तो लिमिट जो लगेगी थीटा की वो लगेगी -π/2 से +π/2। क्लियर, या आप ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं इसको, तो लिमिट आ गई आपकी -π/2 से +π/2। हाफ रिंग
के लिए 0 से π/2 और इधर इधर वाली हाफ के लिए -π/2। ठीक है, तो -π/2 से पूरी रिंग कंप्लीट करेंगे तो -π/2 से π/2। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी कितना है, डी है आपका GM/LR इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी की वैल्यू पुट कर दिया है। इंटीग्रेशन मैं यहाँ लगा देता हूँ, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, -π/2 से +π/2। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। GM/LR कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट्स -π/2 से +π/2। तो लिमिट्स अगर पुट करें तो ये आ जाएगा GM/LR और लिमिट्स साइन π/2 होता है 1 माइनस ऑफ साइन -π/2 होता है -1। कैलकुलेशन आप प्रेफर किया करो खुद से करने के लिए। GM/LR तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 यानी 2 GM/LR। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, R और L में अगर रिलेशन निकालें तो आपको पता है टोटल रिंग की जो लेंथ थी वो थी L। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। टोटल रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, L। R के टर्म्स में निकालें तो उसकी लेंथ होगी πr, तो πr = हो गया L, तो R = क्या बन जाएगा, L/π। R = क्या पुट कर देते हैं, L/π, पाई ऊपर पहुँच जाएगा। तो इंटेंसिटी आ गई आपकी 2πgm/L²। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, अगर उस पॉइंट पे स्मॉल m मास का पार्टिकल रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हो जाएगा m × I। ठीक है, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2πg M/L²। इतना फोर्स लगेगा उस स्मॉल m वाले पार्टिकल पे। क्लियर।